हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 12th का जो चैप्टर है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, पिछले क्लास में हम लोग हेनरीज लॉ के बारे में डिस्कस किए थे। हेनरीज लॉ, उसमें हम लोग वेपर प्रेशर को लेकर के डिस्कस किए थे। अभी हम वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। वहाँ पर हम लोग सॉलिबिलिटी के बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, वेपर प्रेशर देखिए, जैसे यहाँ पर टॉपिक है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, उसके बाद उस वेपर प्रेशर के लिए हम लोग एक राउल्ट्स लॉ आज पढ़ने वाले हैं। जैसा कि टॉपिक है यहाँ पर राउल्ट्स लॉ। देखिए वेपर प्रेशर क्या होता है, जैसे हम लोग सॉलिबिलिटी में ही देख रहे थे, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। और गैस इन लिक्विड के लिए हेनरीज लॉ आया था। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये है लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉलिबिलिटी है और उसको लेकर के जो वेपर प्रेशर बनता है, तो वेपर प्रेशर पहले क्या है इसको पहले हम लोग डिसाइड करते हैं। देखिए पहले मैटर को समझना क्या है कि जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो हीट करेंगे तो वो वेपराइज्ड होगा, वेपर फेज में जाएगा। अगर बर्तन को ढक कर नहीं रखे हैं तो सभी लिक्विड वेपराइज हो जाएंगे, बर्तन खाली हो जाएगा। लेकिन अगर बर्तन को ढक के रखेंगे तो होगा क्या कि जब इवेपोरेशन होगा तो उसके जो ढक्कन रखा हुआ है उससे वो टकरा करके कंडेंसेशन स्टार्ट कर देगा, वापस वो लिक्विड में आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ दो तरह का फेनोमेना होगा, एक होगा इवेपोरेशन और एक होगा कंडेंसेशन। शुरू में क्या होगा कि इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, फिर धीरे धीरे जब वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर एक इक्विलिब्रियम आएगा, किसके बीच में, इवेपोरेशन के बीच में और कंडेंसेशन के बीच में। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम आएगा। और इक्विलिब्रियम के समय में जो लिक्विड के सरफेस पर वेपर के द्वारा प्रेशर लगाया जाएगा उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर डिफाइन हमेशा नहीं होगा। वेपर प्रेशर डिफाइन होगा जब लिक्विड का इवेपोरेशन और कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो उस इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जब वेपर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा लिक्विड सरफेस पर, तो उसे हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर। ठीक है, चलिए डेफिनेशन यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि द प्रेशर अप्लाइड ओवर लिक्विड सरफेस एट द इक्विलिब्रियम of evaporation and condensation is called vapor pressure। प्रेशर अप्लाई हो रहा है कहाँ पर, ओवर लिक्विड सरफेस, लिक्विड के सरफेस पर। कब, जब इक्विलिब्रियम हुआ है इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन का। तो उस समय जो लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर आ रहा होगा वेपर मॉलिक्यूल्स के द्वारा, उसी को हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। जैसे शुरू में जब हम गर्म करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर जैसे हीट करेंगे काइनेटिक एनर्जी आएगा। अभी 2 मॉलिक्यूल गया, धीरे धीरे इसमें 3, 4 और इस तरह से जैसे जैसे इसको आप हीट देंगे वैसे वैसे यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल का संख्या बढ़ते जाएगा, वेपर मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे। बाद में बहुत सारा वेपर मॉलिक्यूल्स यहाँ जो एम्प्टी स्पेस है इसमें ये आ जाएगा। बहुत सारा इवेपोरेशन होगा पहले, जितना इसमें हो सकता है। तो सबसे पहले इवेपोरेशन हुआ, तो जैसे जैसे आप इसको हीट करेंगे वैसे वैसे लिक्विड मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएगा, वेपर्स में जाते जाएगा। ठीक है, फिर जब यहाँ पर वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें से कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पर आकर के क्या हो जाएंगे, कॉन्डेंस्ड हो जाएंगे। तो उस केस में होगा क्या कि रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, देखिए कुछ पार्टिकल्स आया इसमें अंदर गया और कुछ रेड वाला पार्टिकल्स इवेपोरेट होकर के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि दोनों प्रोसेस इसमें हो जाएगा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब गैसेस पार्ट लिक्विड में आ रहा है। तो इसी समय जब ये इक्विलिब्रियम पर हो गया, उस समय इस लिक्विड सरफेस पर जो प्रेशर लगाया जाएगा वेपर मॉलिक्यूल्स के द्वारा, यहाँ पर इस सरफेस पर
वेपर के द्वारा जो यहाँ पर इस तरह से फोर्स लगाया जाएगा, एक प्रेशर एक्सर्ट करा जाएगा, उसी प्रेशर का नाम है वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर को याद रखना है कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन जब दोनों इक्विलिब्रियम में हो जाता है और उस समय वेपर मॉलिक्यूल के द्वारा जो इस पर प्रेशर लगता है उसे कहते हैं वेपर प्रेशर। तो आई थिंक आपको वेपर प्रेशर समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लेने वाले हैं। मान लीजिए दो लिक्विड, एक लिक्विड ए है और दूसरा लिक्विड बी है। ठीक है, लेट ए लिक्विड ए, और ए से हम लोग सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेंगे एंड अनदर लिक्विड, एक दूसरा लिक्विड अनदर लिक्विड बी, ये भी बी ही है और इसको हम सॉल्यूट जैसा बिहेव कराते हैं। ठीक है, फिर तो एक बात तो ये आप ध्यान रखिए। दूसरी बात, मान लीजिए लेट ए इज मोर वोलाटाइल, ए इज मोर वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब, वोलाटाइल का मतलब हुआ कि लिक्विड जो होता है वो उसके अंदर वेपर बनने का टेंडेंसी स्वतः स्पॉन्टेनियसली होता है। पेट्रोल को छोड़ दीजिए तो पेट्रोल अपने आप वेपराइज हो जाता है। ठीक है, इस रूम टेम्परेचर पर, तो हम कहते हैं कि पेट्रोल उड़ गया, मतलब वो वोलाटाइल है। डीजल को भी छोड़ेंगे धीरे धीरे, ईथर को छोड़ देंगे खोल करके, वो भी धीरे धीरे उड़ जाएगा। ये उड़ जाएगा ना, केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं वोलाटाइल। ठीक है, वोलाटाइल, वोलाटाइल मतलब उड़नशील वस्तु जो उड़ता हो, जो वेपर फेज में चला जाता है। तो अगर पानी को देखेंगे वो धीरे धीरे उड़ता है, वो वोलाटाइल है लेकिन बहुत कम। तो यहाँ पर हम दो लिक्विड लिए हैं, एक ए लिए हैं और एक बी लिए हैं। हम हमेशा ए को सॉल्वेंट कंसीडर करेंगे और हमेशा हम बी को सॉल्यूट कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहाँ हम कह दिए कि A इज मोर वोलाटाइल देन B। ठीक है, यहाँ पर आप एक फिगर बना करके चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है प्योर लिक्विड A, प्योर लिक्विड A, और ये है प्योर लिक्विड B। तो इसके सरफेस पर A होगा, इसके सरफेस पर A होगा, A के मॉलिक्यूल्स होंगे, और लिक्विड B के सरफेस पर B मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, A मोर वोलाटाइल है, A का वोलाटाइल नेचर ज़्यादा है और B का वोलाटाइल नेचर कम है। तो जिसका वोलाटाइल नेचर ज़्यादा है वो ज़्यादा उड़ेगा, जिसका वोलाटाइल नेचर ज़्यादा है वो ज़्यादा उड़ेगा, और जिसका वोलाटाइल नेचर कम है तो वो कम वेपर बनाएगा। जिसका वोलाटाइल नेचर कम है वो कम वेपर बनाएगा। और आप ज़रूर इसको एक जार से ढक दीजिए। क्या करना है, इसको एक जार से ढक देना है। तो यहाँ पर B के मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक उसी तरह से यहाँ पर A के मॉलिक्यूल्स आएंगे। यस, इस खाली स्पेस में है वेपर A के मॉलिक्यूल्स और इसमें है B के मॉलिक्यूल्स। तो इसके लिए जो वेपर प्रेशर होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे PA0, और यहाँ पर जो वेपर बनेगा उसको बोलेंगे PB0। ठीक है, PA0 को क्या बोलेंगे, PA0 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A।
PA0 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए के लिए जो वेपर बना उसमें क्या प्रेशर है वेपर के द्वारा। वेपर प्रेशर भी आप जाने, यहाँ भी इक्विलिब्रियम होगा कंडेंसेशन का और वो इवेपोरेशन का। उस समय इसमें जो प्रेशर बन रहा है वेपर के द्वारा, जो प्रेशर लग रहा है ए सरफेस पर, तो PA0 क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, ऑफ प्योर लिक्विड ए। उसी तरह से PB0 को बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। ठीक है, तो यहीं पर राउल्ट्स लॉ, जब हम इस दोनों को मिक्स कर देते हैं, दोनों को क्या करेंगे, मिक्स कर देते हैं फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब हमें इस चैप्टर में पहले ही बता रखे हैं कि किसके बारे में पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। AB सॉल्यूशन मान लेते हैं, AB सॉल्यूशन, चूंकि A और B को हमने मिलाया है तो AB सॉल्यूशन हुआ। इसमें एक फिगर यहां पर पहले बनाते हैं। ये जो सॉल्यूशन है वो AB सॉल्यूशन है, ठीक है, यानी इसमें A भी है और B भी है, इसमें A भी है और B भी है। A ज़्यादा उड़ता है, B कम उड़ता है। तो यहाँ पर हम नोटेशन इस तरह से दिखा दिए, देखने से पता चलेगा। फिर हम इसको एक जार से ढक दिए ऐसे, तो इसके अंदर A और B सभी के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे इस वेपर में। चूँकि ये सॉल्यूशन है तो हम इसको PS लिखेंगे। ये क्या है, सॉल्यूशन है, तो इसे लिखेंगे PS। PS बराबर होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन AB सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक है, यहाँ P और A था, ये P और B था। अब हम यहाँ पर A और B दोनों को मिला देते हैं, मिलाया तो सॉल्यूशन बन गया। PA0 प्योर लिक्विड A का वेपर प्रेशर, PB0 प्योर लिक्विड B का वेपर प्रेशर, और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक है, अब देखिए कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, एक तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि PB का वैल्यू PA से कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि ये वोलेटाइल कम है, ये कम उड़ेगा, इसमें वेपर कम बनेंगे, जबकि A ज़्यादा उड़ेगा तो इसका वेपर ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि PA0 ग्रेटर देन PB0, PA0 ग्रेटर देन PB0 आप लिख सकते हैं। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, इस दोनों के बीच में होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा उड़ने वाला भी है और कम उड़ने वाला भी है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा वो PA0 से कम और PB0 से ज़्यादा होगा। तो पहले आपको ये चीज़ उतारना होगा कि PA0 और PB0 फिर PS के बीच में क्या संबंध है। तो PA0 ज़्यादा वोलेटाइल है, इसलिए इसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा, PB0 सबसे कम रहेगा, सॉल्यूशन उस दोनों के बीच में रहेगा। ठीक है, कॉपी कर लिए। अब चलिए यहीं पर राउल्ट्स लॉ इस सॉल्यूशन के बारे में कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं, पहले लिख लेते हैं। राउल्ट्स लॉ ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। एक सॉलिड लिक्विड में भी राउल्ट्स लॉ को देखा जाता है, लेकिन अभी जो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वो क्या होगा, राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशन। इनका कहना है ये उस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को
पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखते हैं। ठीक है, अभी जो सॉल्यूशन था उसमें ए भी है और बी भी है। ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ये क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, चूंकि वहां पर जो वेपर बन रहा है उसमें दो कंपोनेंट है, एक ए है और एक बी है। तो ए का पार्शियल वेपर प्रेशर ए के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर बी का पार्शियल प्रेशर बी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, पार्शियल, ये क्या कहे हैं कि पार्शियल प्रेशर, ऐसे वेपर प्रेशर ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ हम लोग वेपर प्रेशर के टर्म में देख रहे हैं। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, जो ए कंपोनेंट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, माने ए का पार्शियल प्रेशर ए के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज, यही राउल्ट्स लॉ है। उसी तरह से बी का होगा, पी ए का मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, कहाँ पर? सॉल्यूशन में, इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो होगा वो ए के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर जो एक्स ए है इसको हम लोग कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं, पी ए इक्वल टू, और जो कांस्टेंट होता है वो कुछ नहीं, वो पी ए नॉट होता है एक्स ए। इक्वेशन इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। क्या आया कि जिस कंपोनेंट का आपको पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है, आप उसके प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर में उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा। इन द सेम वे आप देखें, फॉर कंपोनेंट बी के लिए अगर हम बात करते हैं, फॉर कंपोनेंट बी, तो बी के लिए लिख सकते हैं पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। अब अगर बी का आपको पार्शियल वेपर प्रेशर चाहिए तो बी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे। जिस तरह से ए का चाहिए था तो ए के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किए थे, उसी तरह से अगर बी का चाहिए तो बी के मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए यहाँ पर एक इक्वल सिंबल देते हैं और कांस्टेंट और कुछ नहीं पी बी नॉट लिखते हैं। यानी जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना, वो प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर है, पी बी नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, पी ए नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया फॉर ए के लिए और ये हो गया फॉर बी के लिए, लेकिन सॉल्यूशन में तो दोनों है। तो अकॉर्डिंग टू, अब यहाँ पर डाल्टन्स लॉ लग जाएगा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू, अब डाल्टन्स लॉ पढ़ चुके होंगे। डाल्टन्स लॉ कहते हैं कि अगर किसी सैंपल में 2 गैस है तो उसका टोटल प्रेशर दोनों गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। यानी अगर एक सैंपल में ए और बी है तो टोटल प्रेशर होगा प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी, यानी पीएस, पीएस मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इक्वल टू
partial vapor pressure of A and plus partial vapor pressure of B। अब हम PA के जगह पर क्या रखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, ये लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आप इस तरह से लिख सकते हैं। यही राउल्ट्स लॉ है। दिस इज कॉल्ड राउल्ट्स लॉ इक्वेशन। अच्छा, चूंकि एक चीज और हम यहां पर एक्सटेंड कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन जब जोड़ते हैं तो 1 के बराबर होता है। XA प्लस XB अगर करें यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू 1। यहां पर XB लिख देते हैं कि ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ B। जिस तरह से यहां था XA मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब हम अगर XA की जगह पर चाहें तो 1 माइनस XB रख सकते हैं। तो यहां से PS इक्वल टू होगा PA नॉट और XA के जगह पर रख देंगे 1 माइनस XB प्लस PB नॉट XB। ब्रैकेट तोड़ देंगे, ये आएगा PA नॉट माइनस PA नॉट XB प्लस PB नॉट XB। इस दोनों में से हम PA नॉट इस दोनों में से XB कॉमन ले लेंगे, माइनस XB कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा PA नॉट माइनस PB नॉट इंटू XB। एक ये भी इक्वेशन आया, आप देख सकते हैं। यानी कि ये है राउल्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ठीक है, ये क्या है? राउल्ट्स लॉ है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ B। आप चाहें तो XB के जगह 1 माइनस XA भी रख सकते हैं, तो वो इक्वेशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ठीक है, यानी राउल्ट्स लॉ को हम चाहें तो किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिख सकते हैं। किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिख सकते हैं। यहां पर इसको हम मेंशन भी कर देते हैं कि राउल्ट्स लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। कोई एक कंपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आप लिख सकते हैं उसको। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट राउल्ट्स लॉ। आपको इसे कॉपी करना होगा। नोट करने के बाद अब हम इस पर राउल्ट्स लॉ को लेकर के एक ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। जैसे PA इक्वल टू PA नॉट XA हुआ, XA। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है ना? लीनियर इक्वेशन, इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्योंकि PA को Y मान लेते हैं, ये इसको M मान लेते हैं और इसको X मान लेते हैं, तो Y बराबर MX टाइप के ग्राफ होंगे यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह से अगर हम सॉल्यूशन का देखें, PS बराबर PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, ये भी क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ। देखिए, अब आपको ग्राफ कैसे समझना है। देखिए, यहां पर हम A ले लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A,
और यहाँ ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ A1 होगा तो XB यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ B 0 हो जाएगा। फिर A का मोल फ्रैक्शन घटते 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 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसको देखिए हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर पहले यहाँ पर X से क्या हो जाएगा 0 और XB क्या हो जाएगा 1। आप देख लीजिए दोनों जगह XA प्लस XB 1 के बराबर है। यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ A है, ये घटते 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 क्या हो गया 0। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ B 0 है, ये बढ़ते बढ़ते क्या हो गया 1। अब इस पॉइंट पर अगर आप देखिए, इस पॉइंट पर तो यहाँ पर तो खाली A है, B है नहीं, तो यहाँ जो वेपर प्रेशर होगा, मान लीजिए यहाँ पर ये वेपर प्रेशर, ये तो प्योर A का होगा, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे PA0। ठीक है, और ये भी ध्यान रहे कि A ज़्यादा वेपर प्रेशर देगा और B का कम होगा। ठीक यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ, तो यहाँ पर X से खत्म हो गया है, खाली क्या है B है। X से मोल फ्रैक्शन ऑफ A 0 हो गया है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ B है। यहाँ से सिर्फ B के लिए वेपर प्रेशर उठेगा, और चूंकि उसका वेपर प्रेशर कम होता है, क्यों, क्योंकि वो कम वोलेटाइल है, तो अकेले B के लिए यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा PB0, जैसे यहाँ हुआ PA0। ठीक है, तो ग्राफ देखिए, जो ग्राफ होगा ये एक ग्राफ यहाँ पर इसको मिल जाना है, और एक ये होगा। ठीक है, और बाद में इसको हम लोग ऐसे मिलाते हैं। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, देखिए ये जो इक्वेशन है ये है PB इक्वल टू PB0 XB। ठीक है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसमें सिर्फ B है, PB इक्वल टू PB0 XB, और ये हो जाएगा PA इक्वल टू PA0 XA। मोल फ्रैक्शन यहाँ बहुत था, धीरे धीरे घटते घटते 0 हो गया। और इस दोनों ग्राफ का जो सम होता है वो ये होता है, यानी कि ये सॉल्यूशन का ग्राफ है PS बराबर PA प्लस PB। यही राउल्ट्स लॉ का ग्राफ हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, राउल्ट्स लॉ का ग्राफ। तो हमने आपको बताया कि अगर एक लिक्विड A है, एक लिक्विड B है, B का वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा क्योंकि वो ज़्यादा वोलेटाइल है, B का वेपर प्रेशर कम बनेगा क्योंकि वो कम वोलेटाइल है। अब हम दोनों को मिला देते हैं, सॉल्यूशन बन जाता है। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है A और B के बीच में होता है। राउल्ट साहब ने इसी सॉल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन किया और कहा कि अगर इसका सॉल्यूशन आप लीजिए तो उस सॉल्यूशन के अंदर जो उसका वेपर प्रेशर होगा, तो एक का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे ए का अगर पार्शियल वेपर प्रेशर निकालें तो वो ए के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर बी का पार्शियल प्रेशर निकालें तो बी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और उसको हम लोगों ने यहाँ पर ड्राइव किया। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या दिए हैं, जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर होता है वो दिए हैं। फिर हम डाल्टन्स लॉ के हिसाब से दोनों को जोड़ दिए तो टोटल प्रेशर निकल गया है, और इक्वेशन आया है PS इक्वल टू PA0 इंटू XA प्लस PB0 इंटू XB। ये था राउल्ट्स का इक्वेशन। फिर आप आगे ड्राइव करके इसको सिंगल फंक्शन में आप इसको बना सकते हैं, या तो XA के टर्म में या फिर XB के टर्म में। अब यहाँ जो हम बात किए ये हुआ ग्राफ ऑफ राउल्ट्स लॉ। ठीक है, क्या हुआ, ग्राफ ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो यही चीज है, राउल्ट्स लॉ ने बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन किया। अभी हम लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं, जहां पर दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल नेचर के हैं, जहां पर दोनों कंपोनेंट वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं। अगर इसमें से एक कंपोनेंट ऐसा हो जाए कि वो वोलेटाइल ना हो, तो फिर उसके चलते किसी तरह का कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं वेपर प्रेशर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। इफ यहां पर अगर हम लिखें कि सॉल्वेंट ए है जो कि क्या है, वोलाटाइल है, उड़ेगा, वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। और सॉल्यूट क्या है, बी है जो कि क्या है, नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल। तो याद रखिएगा कि नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस नेवर फॉर्म वेपर प्रेशर। नॉन वोलाटाइल कभी भी वेपर प्रेशर प्रोड्यूस नहीं करता है। यानी कि आप यहां पर लिख सकते हैं कि PS बराबर PA0XA प्लस PB0XB। लेकिन आप याद रखिए कि PA0XB शुड बी नेग्लेक्टेड। क्यों निगलेक्टेड? क्योंकि इसके ये तो नॉन वोलाटाइल है, ये तो वेपर प्रेशर देगा नहीं, तो इस कंपोनेंट को हम लोग हटा देंगे। तो फाइनली क्या इक्वेशन आ जाएगा? फाइनली PS सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A। चूंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ A को आप लिखते हैं क्या, PA0XA, और PA0XA के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, PA लिख देंगे। ठीक है। अब जो ग्राफ आप प्लॉट किए थे, ध्यान दीजिए, यहां था XA XB, XA1 था, XB 0, यहां पर था XA XB और XA 0 हो गया था, XB 1 हो गया था। ग्राफ जो देख रहे थे वो किसके बीच में था, वो मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के टर्म में था। यहां पर आ गया था PA0, फिर यहां पर आया था PB0, है ना। और हम लोग इस तरह से एक ग्राफ प्लॉट किए थे, याद कीजिए अभी तुरंत, है ना। मगर यहां पर PB0XB जो कि ये ग्राफ है, ये वाला ग्राफ क्या है, PB0XB का है। इसको हम लोग क्या कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिए, तो हम लोग उसको मिटा देते हैं, इसको नहीं रखेंगे। ठीक है। और सॉल्यूशन तो रहेगा नहीं, तो सीधा ग्राफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये ग्राफ जो आएगा, ये ग्राफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए होगा। तो हमने अभी देखा राउल्ट्स लॉ का ग्राफ लिक्विड सॉल्यूशन में एंड सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में, और उसका ग्राफ भी यहां पर देखें, नोट करिए। अब यहां पर मोलर मास जो कैलकुलेट करेंगे सॉल्यूट का, वो हम आगे चल के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिस्कस करने वाले हैं। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं, मूल राउल्ट्स लॉ पर किस तरह का क्या क्वेश्चन हुआ है। लेकिन आपको कैलकुलेशन करने के लिए ध्यान देना होगा इसको। मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल क्या बनाता है, आइडियल सॉल्यूशन बना लेता है। जिस तरह से हमने A और B को मिला करके एक सॉल्यूशन बनाया था, वैसे ही यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल को मिला करके क्या बन गया है, एक सॉल्यूशन बन गया हुआ है। अब सॉल्यूशन बनाया गया 32 ग्राम मिथाइल अल्कोहल मिला करके और 23 ग्राम इथाइल अल्कोहल मिला करके। टेम्परेचर कांस्टेंट है, स्टैंडर्ड स्टेट में वैल्यू दिया हुआ है उसका। तो कहता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर निकालिए, तो आपको इसके लिए मोल फ्रैक्शन निकाल लेना होगा।
जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए, जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो मोल फ्रैक्शन पहले निकालिए। 32 ग्राम CH3OH है। मोल ऑफ CH3OH क्या होगा? वेट बाई फार्मूला वेट, यानी वेट है 32 ग्राम और फार्मूला वेट देख लीजिए, कार्बन का होता है 12, 4 16 और इसका 16, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हो जाएगा। उसी तरह से मोल निकाल लेंगे इथाइल अल्कोहल का, C2H5OH, C2H5OH। एक क्वेश्चन समझिए, अच्छे से समझिए। वेट है इसका 23 ग्राम और फार्मूला वेट जोड़ लीजिए, 12 दूना 24 और 34, 46, यानी कि 1/2। अब हम दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, क्योंकि उसका काम पड़ेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। तो मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल बाय टोटल मोल, टोटल मोल में मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो देखिए, मिथाइल अल्कोहल है 1 और नीचे हो जाएगा 1 + 1/2, यानी कि 1/3/2, जो ऊपर जाकर के ये 2/3 होगा। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH का निकाल लेंगे, या तो 1 माइनस कर दीजिए तो वहाँ से भी निकल जाएगा, और नहीं तो आप इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर रखिए और टोटल मोल से डिवाइड कीजिए। तो ऊपर 1/2 होगा और नीचे होगा 1/2 + 1, यानी 1/2/3/2। 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1/3 बचेगा। दोनों को जोड़ करके 1 आ जाता है, आप चेक कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन निकाल लिए। अब हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। वेपर फेज का कॉन्सेप्ट अभी नहीं बता पाए हैं, जो बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, मोल फ्रैक्शन, तो P मिथाइल अल्कोहल CH3OH का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? मिथाइल अल्कोहल का प्योर स्टेट में प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH। पार्शियल प्रेशर प्योर स्टेट में 90 दिया हुआ है, 90 mm, और मोल फ्रैक्शन इसका आया है 2/3। 3 से 30 बार में यह कटेगा तो ये आ जाएगा 60 mm ऑफ मरकरी। तो ये हमने पार्शियल प्रेशर मिथाइल अल्कोहल का निकाला। उसी तरह से हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे इथाइल अल्कोहल का। पार्शियल प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल इक्वल टू प्योर स्टेट में इथाइल अल्कोहल का पार्शियल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। प्योर स्टेट में क्वेश्चन में दिया हुआ है C2H5OH का 51, ठीक है, 51 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इसका आया है 1/3, तो 17 होगा, ये 17 mm मरकरी। और इस तरह से सॉल्यूशन का प्रेशर क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3OH प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C2H5OH। तो मिथाइल अल्कोहल का आया था 60 mm ऑफ मरकरी और इसका आया 17 mm ऑफ मरकरी। जब जोड़ेंगे तो 77 mm ऑफ मरकरी आया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। वेपर फेज इन वेपर फेज
हम यहीं पर कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ आई कंपोनेंट इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, मोल फ्रैक्शन को y से लिखते हैं, क्योंकि x से लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन दिखा चुके हैं, तो y हो गया गैस फेज का मोल फ्रैक्शन। तो आपसे पूछा था कि मोल फ्रैक्शन वेपर फेज का निकालना है, तो यहाँ से ये फ्रॉम डाल्टन्स लॉ से है, ये है फ्रॉम, ये भी डाल्टन्स लॉ ही है दूसरा फॉर्म में, मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में, कि एक का प्रेशर निकालना है तो टोटल प्रेशर से जिसका निकालना है उसके कंपोनेंट से गुना कर दीजिए। स्टेट ऑफ मैटर में ये चीज़ डिस्कस करा जा चुका है। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर बाय टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर बाय टोटल प्रेशर। यानी अगर आपको मिथाइल अल्कोहल का गैस फेज में मोल फ्रैक्शन चाहिए तो आप क्या करेंगे, उसका पार्शियल प्रेशर लिखेंगे। तो मिथाइल अल्कोहल का पार्शियल प्रेशर है 60 और टोटल प्रेशर कितना आया है 77। ठीक है। अब ये जो वैल्यू आएगा उसी तरह से अगर हम C2H5OH का मोल फ्रैक्शन निकालें तो इसका प्रेशर बाय टोटल प्रेशर, तो C2H4 का 17 आया है, 17 फिर 77। तो ये जो मोल फ्रैक्शन आया इन वेपर फेज आया, इन वेपर फेज। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे कि y जो होगा ये मोल फ्रैक्शन होगा इन वेपर फेज। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेना है। इसी तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे स्टेप वाइज स्टेप। जो राउल्ट्स लॉ में मैंने आपको डिस्कस करके दिखाया है उसको आपको इसी तरह से नोट करना है। तो आज के इस लेक्चर में हमने आपको बताया राउल्ट्स वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर को समझा करके हमने उसी पर राउल्ट्स लॉ को डिस्कस किए हैं। राउल्ट्स लॉ के दो नियम, एक लिक्विड के लिए और एक सॉलिड लिक्विड के लिए। फिर हम वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन निकालने का चर्चा कर रही है, एक एग्जाम्पल दिए हैं और आपको ये थ्योरी कंप्लीटली समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा, अगले क्लास में इसका अगला टॉपिक बात करेंगे। थैंक यू।